हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स देख लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स तैयार होंगे। क्या देखा था सर? सर, हम लोगों ने सेक्शन 45 देखा था, जिसमें चार्जिंग सेक्शन बताया गया था। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर दैट कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ठीक है ना? इसके बाद मैंने कहा था दो वर्ड्स आपके की वर्ड्स हैं। The first keyword is transfer and the second one is capital asset. Capital asset is defined under section 2 subsection 14 while transfer is defined under section 2 subsection 47. मैंने subsection बोला, here you can say clause. Okay. चलिए, सेक्शन 2 14 क्या कहता है? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। कैपिटल एसेट मींस एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे वो रिलेटेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसमें हमारी पर्सनल एसेट्स भी कवर अप होती हैं। पर्सनल इफेक्ट और पर्सनल एसेट्स में फर्क होता है। पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट, इतना तो अब आपको याद आ गया होगा। अच्छा, इसमें मैंने कहा था कैपिटल एसेट्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, वो कवर होती हैं। लेकिन ये चीजें शामिल नहीं होती। कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होती? सर, एग्रीकल्चरल लैंड अगर वो रूरल एरिया में है तो। सर, स्टॉक इन ट्रेड वो हमारा शामिल नहीं होगा। पर्सनल इफेक्ट जिसमें पहनने के कपड़े, बर्तन, खाने के, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल इफेक्ट्स होती हैं। दवाइयाँ नहीं मीन्स एसी, फ्रिज, कूलर, कार, मोटरसाइकिल, ये हमारी पर्सनल इफेक्ट्स हैं। लेकिन इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज शामिल नहीं है। ओके। पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या शामिल नहीं है ये भी बताया था। सर, ज्वेलरी शामिल नहीं होता। ओके। ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट वर्क, साइंटिफिक रिसर्च और स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन से शामिल नहीं होते। इसके अलावा मैंने कहा था कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होता 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल वियरर बॉन्ड। याद आया होगा, इतने पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कशन किए थे। मैंने जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताई आपको तो मैंने कहा था ये वाला वर्ड, ये कहाँ गया? ये मैंने कहा था इसमें नई चीज़ ऐड है। इस साल नहीं, पहले से ही आया है, 3 साल हो गए लगभग, नियर अबाउट यस 3 ईयर्स हो गए होंगे। तो ये कहा गया कैपिटल एसेट में शामिल है हर तरह की एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज ये सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआईज। तो अब सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एवन दे हेल्ड दीज सिक्योरिटी एज अ स्टॉक इन ट्रेड, even though it would be fall under the category of capital asset, means हम उनको पीजीबीपी में नहीं ले जाएंगे, उनको पीजीबीपी में नहीं ले जाएंगे, उनको हम कैपिटल गेन में ही शामिल करेंगे, भले ही उन्होंने सिक्योरिटीज को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा हो। सर, ये याद आ गया, आपने बताया था। इसके अलावा मैंने कहा था कि आपको कुछ एक दो डेफिनेशन से याद रखनी है, दिमाग में सेट करना है। पहला, ज्वेलरी। ज्वेलरी में ऑर्नामेंट्स एंड नॉन ऑर्नामेंट्स शामिल होते हैं, चाहे वो फर्नीचर, फिक्सर, यूटेंसिल्स या वेयरिंग अपैरल्स में जोड़ दिए गए हों या ना किए गए हों, जिसमें इसमें प्रीशियस स्टोन भी शामिल होते हैं या उनका एक मिक्स होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर, वो तैयार है। मैंने आपको एग्रीकल्चरल लैंड बताई थी। मैंने कहा था एग्रीकल्चरल लैंड वो लैंड होती है जो स्पेसिफाइड एरिया में सिचुएटेड ना हो। तो स्पेसिफाइड एरिया क्या है? शहर। शहर स्पेसिफाइड एरिया है। इसके बाहर अगर कोई कैपिटल एग्रीकल्चरल लैंड होगी तो हमारी वो एसेट नहीं मानी जाएगी, कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। कहा गया अगर म्यूनिसिपलिटी बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो भी वो एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर वो म्यूनिसिपल बोर्ड या कंटोनमेंट बोर्ड की एरिया के बाहर और 2 किलोमीटर के अंदर तक है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर और 1 लाख तक है तो वो कैपिटल एसेट है। और मैंने कहा कि म्यूनिसिपल बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के बाहर लेकिन 6 किलोमीटर की रेंज के अंदर, यानी पूरी रेंज बना दी गई, इसके अंदर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है तो वो कैपिटल एसेट है, एवन दो इट इज एग्रीकल्चरल लैंड। अगर 8 किलोमीटर तक है तो 10 लाख से अधिक, और 8 किलोमीटर के बाहर है तो कुछ भी पॉपुलेशन हो वो सब हमारा क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है सर, याद आ गया। दोबारा मत बताइए, एग्जाम्पल मैंने इस पर आपको क्लियर किया था। आज के लिए मैंने कहा था कि आपको जो डेफिनेशन मुझे बतानी है दैट इज ऑल अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, सेक्शन 2 क्लॉज 47। सेक्शन 2 क्लॉज 47 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब सर सेल होता है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर का मतलब केवल सेल लगा करके बैठ जाया जाए। ट्रांसफर का मतलब है
सेल, एक्सचेंज एंड relinquishment. Okay, great. सेल, एक्सचेंज एंड रेलिंक्विशमेंट. तो रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है? रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है ये, रेलिंक्विशमेंट मीन्स विड्रॉन फ्रॉम अबंडनिंग और गिविंग अप एनीथिंग. आप कभी कभी मार्केट में जाते हैं तो वहां आपको दिखता होगा, फिलहाल मैं वो चीज़ नहीं देख रहा, मैं कुछ दूसरी चीज़ देख रहा हूँ, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा, ठीक है फिलहाल. तो मैंने कहा अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वहां आपको दिखता होगा, क्या दिखता है? अबेंडन्ड हाउस, छोड़ दिया गया घर, बाहर लिखा रहता है. इसका मतलब बेटा इस घर पर चढ़ना मना है, ये कभी भी धड़ 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 धड़ाम हो सकता है, इस घर पे एंट्री मत करो. अबेंडन्ड हाउस, छोड़ा हुआ, गिव अप. तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में. क्या बात कर रहे हैं सर, वो भी ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ गया. रेलिंक्विशमेंट मीन्स विड्रॉन फ्रॉम, किसी चीज से हाथ खींच लेना, छोड़ देना, त्याग देना, ये सारा का सारा हमारा ट्रांसफर होता है. सर ये बिका कहाँ? मैंने ये कहा बिका है. नाउ द आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन यू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. मीन्स दीज आर द केसेस वेयर अ एसेट कैन बी ट्रांसफर्ड. You are just giving up any asset. It means you are transferring the asset. I am not trying to say that capital gain shall arise on that or capital gain shall not arise on that. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला अभी. I am just going to define you the definition of transfer. Okay, got it. तो हमारा सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन. किसी एसेट से अपने राइट्स को हटा देना. मैंने कहा ये लैपटॉप ले जाओ, आज से तुम्हारा. दिल है तुम्हारा, गाना था ना जी. तो ये लैपटॉप ले जाओ, ये है आज से तुम्हारा. तो क्या ये भी ट्रांसफर? हाँ सर, क्योंकि इस एसेट पर से आपने अपने राइट्स गिव अप कर दिए, एसेट से राइट हटा दिए, अपने आप को उस एसेट के राइट से छोड़ दिया, अलग कर दिया. अब आप अलग है, आपकी एसेट्स का राइट अलग हो गया. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ. तो अभी तक तो इतना समझ में आया, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट. सेकंड है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन. थर्ड बताया गया कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ. आप लोगों ने देखा होगा जब 4 लेन बनता है या कोई ब्रिज बनता है तो कई लोगों की प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट कंपल्सरी जबरदस्ती एक्वायर करती है. एवन दे डोंट वांट टू सेल बट दे हैव टू सेल देयर प्रॉपर्टी, दे हैव टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू द गवर्नमेंट बिकॉज दिस इज अंडर द कंपल्सरी एक्विजिशन. Compulsory matlab this is not voluntary. If someone do not want to transfer their property even though they have to transfer, so this is compulsory acquisition. If government is going to do that type of compulsory acquisition of any property, then yes, आप भले ये कहें कि सर ये ट्रांसफर नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे सर? आई एम नॉट द विलिंग सेलर बट द अदर वन इज विलिंग बायर. जबकि हम लोग को मालूम है किसी भी ट्रांजेक्शन को सही होने के लिए ये जरूरी है कि दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टीज विलिंग बायर और विलिंग सेलर होनी चाहिए, तभी वहां कॉन्ट्रैक्ट बनता है. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, आप चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला ना को. कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. कन्वर्जन मैंने अभी तक आपको बताया, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. नेक्स्ट बताता है कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर इन लॉ, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर इन लॉ. कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है? मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है. नाउ आई हैव अ कैपिटल एसेट एंड आई एम जस्ट, ये समझ लो, सुनो, मेरे पास ना, अब तुम लोग को पता नहीं है लेकिन मैं बता दूं, मेरे पास ना ये 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 मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं भाई. अब इन प्रॉपर्टीज को मैंने खरीद कर रखा हुआ है. प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस. अब ये अलग अलग जगहों पर हैं ये प्रॉपर्टीज. मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो इतनी प्रॉपर्टीज हैं, चलो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ही स्टार्ट कर देते हैं. कौन सा काम करते हैं ना? ये मेरे लिए क्या थी? एसेट्स थी. कौन सी एसेट्स थी? कैपिटल एसेट्स थी ना. ये मैंने 15 साल पहले खरीदा, ये 10 साल पहले, ये 3 साल पहले, ये 2 साल पहले, ये 1 साल पहले, ये आज खरीदा. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज कैपिटल एसेट इनटू माय स्टॉक इन ट्रेड. मैंने सोचा
मैंने सोचा, आप भी सोचो, मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इन कैपिटल एसेट को मार्केट में बेचूं और मैं इनको एज ए स्टॉक इन ट्रेड यूज करूंगा। आज से मैं एक नया धंधा शुरू कर रहा हूं, दैट इज योर प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम स्टार्ट कर रहा हूं ना। आई जस्ट थिंक अबाउट दैट एज एंड व्हेन, जैसे ही मैंने ये चीज सोची, क्लियर, ये मेरा ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसफर हो गया तो कैपिटल गेन लग जाएगा। हाँ सर, कैपिटल गेन तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगेगा, कब लगेगा, कितना लगेगा, ये सब आगे का मैटर है। बट यस, as and when you are just going to convert your capital asset into stock in trade, automatically capital gain shall arise. Automatically the asset has been transferred. देखो ना, एसेट ट्रांसफर हो गए, नाउ इट इज नो मोर कैपिटल एसेट, नाउ द एसेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, द फॉर्म ऑफ द एसेट हैज बीन चेंज, अर्लियर इट वाज अ कैपिटल एसेट, नाउ इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, इट मींस द कन्वर्जन हैज बीन डन, इट मींस द ट्रांसफर हैज बीन डन। हाँ या ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ गया, इट मींस ट्रांसफर हो गई एसेट। तो इसको भी शामिल किया गया ट्रांसफर की डेफिनेशन में। कैसे होगा, हम लोग इस पर पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, डू नॉट ट्राई टू वरी अबाउट दैट। तो मैंने कहा सेल, एक्सचेंज, relinquishment, extinguishment of right therein, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, ये तो हो गया ना जी। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे पास ना मान लो स्टॉक इन ट्रेड था 10 लाख का, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, जानते हैं किस में, मैंने इसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, और उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू थी 15 लाख। बताओ कैपिटल गेन कितना होगा। स्टॉक था 10 लाख रुपए का और उस दिन मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल एसेट में, और उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू थी 15 लाख रुपए। बताओ कितना कैपिटल गेन हो गया सर, 5 लाख। ठेंगा, अरे भाई कैपिटल एसेट को नहीं ट्रांसफर किया है स्टॉक इन ट्रेड में, हमने स्टॉक को ट्रांसफर किया है कैपिटल एसेट में। अरे कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तभी तो कैपिटल गेन आएगा, स्टॉक का ट्रांसफर होने पर तो पीजीबीपी आता है ना। क्वेश्चन को समझो, मैंने फंसाया तो फंस गए। मैंने कहा स्टॉक भाई कैपिटल एसेट होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। शुरू में ही देखो, सबसे पहला पहला पॉइंट ये, यही तो बताया था, कैपिटल एसेट होनी चाहिए प्लस प्लस ट्रांसफर। यहां तो जो हम ट्रांसफर करने, मेरे पास स्टॉक था, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू द कैपिटल एसेट। मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज थी, मैं आज तक बिजनेस करता था प्रॉपर्टी डीलिंग का। ना आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट ऑल दोस स्टॉक इन ट्रेड इनटू माय ओन प्रॉपर्टी बिकॉज आई जस्ट वांट टू शट डाउन माय बिजनेस। ऑटोमेटिकली मेरी वो पर्सनल एसेट्स बन गई, तो स्टॉक कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द केस ऑफ द पीजीबीपी। लेकिन अगर कैपिटल एसेट को मैं स्टॉक में कन्वर्ट करूं, दिस इज द केस ऑफ योर कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? Next, the maturity or redemption of a zero coupon bond. Now, what is this zero coupon bond? जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है, जरा ढंग से सुने। जीरो नाम से ही पता चल रहा होगा, कूपन, कूपन, तो कूपन का मतलब होता है परसेंटेज, बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड यानी डिवेंचर एक तरह से। यानी अगर आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर मुझे आपकी कंपनी का डिवेंचर चाहिए, बॉन्ड चाहिए, मैंने कहा ले लो, ये 100 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड है, आज से 10 साल बाद मैं तुम्हें 2,000 रुपये दे दूंगा। कितने? 100 रुपये के बदले 2,000 रुपये दूंगा आफ्टर 10 ईयर्स। तुमने कहा सर बीच में इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने कहा जीरो। दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड। आपको जो 10 साल बाद पैसा मिल रहा है ना, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन भी शामिल हो गया, जो आप चाहते हो वो सब शामिल है, बट मीन वाइल यू वोंट गेट एनीथिंग। अगर साल के बीच में अगर आपको चाहो, इन 10 सालों के बीच में, आई वोंट गिव यू अ सिंगल पेनी, कुछ भी नहीं देने वाला। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखें कि अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू है और मैं आपको 10 साल बाद पैसा लौटाऊंगा, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं, दिस इज नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होती है हम आगे देखेंगे। लेकिन एक होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डू नॉट ट्राई टू कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स।
डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डीप जीरो कूपन बॉन्ड। ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या है? डीप डिस्काउंट। आपने कहा सर आपका एक शेयर डिवेंचर कितने का है? मैंने कहा 100 रुपए की फेस वैल्यू है। तो आपने कहा सर आप हमको 10 साल बाद कितना देंगे? मैंने कहा 100 रुपया देंगे। मैंने क्या कहा? 100 रुपया देंगे। सर फायदा क्या? फायदा ये कि अभी जो 100 रुपए की फेस वैल्यू है ये मैं तुम्हें 10 रुपए में दे रहा हूँ। इतना डीप डिस्काउंट में दे रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको आज की डेट में इतने डीप डिस्काउंट में ये डिवेंचर या बॉन्ड दे रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको फेस वैल्यू पर मिलेगा तो भी 90 रुपए का आपको फायदा है। देखो ना। जी हाँ, दिस इज द वे। दोनों में फर्क है। एक है डीप डिस्काउंट बॉन्ड और एक है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। दोनों में फर्क समझ में आया? डीप डिस्काउंट बॉन्ड हम आपको इतने ज़्यादा डिस्काउंट पर रिलीज करते हैं कि आपको अगर हम फ्यूचर में फेस वैल्यू या उससे अधिक थोड़ा भी दे दें दैन दैट इज ओके, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन ओके। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? फेस वैल्यू या उससे थोड़े कम पर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन डीप डिस्काउंट नहीं होता। डीप डिस्काउंट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट। दोनों में फर्क समझें। तो मैच्योरिटी ऑफ और रेडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, तो यहां पर केवल जीरो कूपन बॉन्ड शामिल है, ना कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, इज इट क्लियर? अब जीरो कूपन बॉन्ड को जब मैच्योर करेंगे इट विल क्रिएट अ ट्रांसफर, तो वहां कैपिटल गेन अराइज होगा। 2 पॉइंट और, एनी ट्रांजेक्शन involving the allowing of the possession of immovable property to be taken or retained in the part performance of a contract of the nature specified or referred under section 53 of the Transfer of Property Act 1882। एक स्टोरी है। ये एक घर बन रहा था। मुझसे किसी ने कहा मेरे लिए ये इतने माले बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 माले की बिल्डिंग बना दो। मैंने कहा भाई मेरा काम यही है, कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ों को लेना और उसको डेवलप करके आपको देना। मैंने ये सोचा और सामने वाले के साथ मैंने एग्रीमेंट किया कि ठीक है 7 करोड़ रुपए दो, मैं आपको ये बिल्डिंग बना करके दे देता हूँ जैसे आपने बोली है। उसने मुझे मान लेते हैं 6.5 करोड़ रुपए दिए और लास्ट का जब 50 लाख रुपए लेने गया तो उसने मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर की चाबी पकड़ा दी, कहा ये आज से आपका, आज से ये घर आपका ऊपर वाला, 50 लाख रुपए हमसे ना लेना। 50 लैक्स जो बैलेंस अमाउंट है डन डनाडन डन हो गई। ये वही है। बताओ एसेट ट्रांसफर हो गई। नाउ आई एम नॉट द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, I am not the registered owner of the property, but the property is in my own possession because I am holding the key. Property is in my own possession because I am holding the key. तो कहा गया ये जो प्रॉपर्टी है फ्लोर नंबर 7, अब ये मेरा हो गया, बात खत्म। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 53A, ये 1882 का सेक्शन 53A, ये इसका नहीं, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नहीं है 53A, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन है 53A। दोनों में फर्क समझें, दोनों में फर्क है। ये क्या कहता है सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? जब आप जाएंगे टीपी एक्ट 1882 में तो वहां पर कहता है इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द प्रॉपर्टी इन योर ओन रजिस्टर्ड नेम। मींस इफ आई जस्ट वांट टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी और मैं कहता हूं ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी उसके नाम से है, तो वो बंदा कहता है भैया मैंने इसको दे दी थी प्रॉपर्टी, ये 7वां फ्लोर इसको दे दिया था, चाबी दे दी थी, ये चाबी घुमा घुमा कर ऊपर गया, आज 5 साल बाद ये अगर इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो ये कैपिटल गेन किसका? इसका, जिसको दिया गया है, या वो जो बेचारा बनवाया मकान? सर बात तो बिल्कुल सही है। मैं आपके सामने फिर एग्जाम्पल रखता हूँ। एक्स है, वाई है, वाई को ये प्रॉपर्टी दे दी गई पार्ट परफॉर्मेंस के तहत। अब ये इस प्रॉपर्टी को वाई यूज कर रहा है, 10 साल बाद इसको इसने बेच दिया। अब इस पर कैपिटल गेन अराइज हुआ, कौन पे करेगा? सर वाई, बिकॉज ही वॉज द ओनर, ही वॉज नॉट द रजिस्टर्ड ओनर बट ही वॉज होल्डिंग द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी वॉज अंडर हिज ओन पोजीशन। इज इट क्लियर? तो वाई वुड बी ट्रीटेड एज द ओनर एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, नॉट एक्स बिकॉज एक्स हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है कि जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी आपके नाम होगी तभी आपके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, ना ना ना। इफ यू होल्ड द प्रॉपर्टी even it is not registered in your name, you can be treated as a owner, and yes, in so many cases the person can be।
नेक्स्ट, सरकार को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ कह सकते हैं एक और तरीका आ सकता है, जरा देखें कौन सा। ये 1 2 3 4, चलो इतने फ्लोर बने हुए हैं, सोचो ये सब मकान है, कमरे हैं, मीन्स इतने फ्लोर बने हुए हैं। है क्या कि मैं आपके पास आता हूँ, मैंने आपसे बोला भाई, मैंने अपनी क्लास में अनाउंस किया भाई किसको किसको घर चाहिए, सबने कहा सर अब आप ये भी काम करने लगे। मैंने कहा हाँ भाई मैं भी ये काम कर रहा हूँ, मैं ना एक घर 10 लाख रुपए में दूंगा। अरे 10 लाख रुपए में आप हमको मकान देंगे? मार्केट में तो बहुत महंगा महंगा मिलता है, आप कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे? मैंने कहा नहीं, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा। कितने लोगों को मकान चाहिए? क्लास में थे मान लो 100 बच्चे, 80 बच्चों ने कहा हमको मकान चाहिए ऐसा 10 लाख रुपए में, हम पापा से बात कर लेंगे, मकान आपसे ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। 10 लाख इंटू 80 लोग आ गए, कितना रुपया इकट्ठा हो गया? 8 करोड़। बोलो। अब इस 8 करोड़ में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो 1 करोड़ में, 50 लाख में, 30 लाख में, जरूरी नहीं शहर के बीच में, दूर प्रॉपर्टी खरीदी और उस पर लगा माले के ऊपर माला बनाना। एक नॉर्मल बेसिक देना था, मैंने बना करके सबको दे दिया। ओ सबको मिल गया प्रॉपर्टी। लेकिन 2 मिनट के लिए ये तो मेरी थॉट थी, लेकिन जब मैंने कहा पैसा लाओ, हमको चाहिए ना मकान, पैसा लाओ, तो सामने वाले कहता है पैसा? कैसा पैसा? आप लेकर पैसा भाग गए तो ऐसे कैसे भरोसा कर लें सर आप पर? भले गुरु जी हैं लेकिन भरोसा कैसे कर लें? 10 लाख का सवाल है। मैंने कहा भरोसा तो करना पड़ेगा, किसी ने नहीं किया, घर सबको चाहिए 10 लाख रुपए में। तो आखिर मैंने सबको समझाया बुझाया और मैंने एक जगह बैठा, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम ये ज़मीन खरीद रहे हैं हम लोग, अब ये ज़मीन अब मैं अपने नाम से नहीं खरीदूंगा, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी या एक कंपनी बना ले रहे हैं, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी फॉर्म कर ले रहे हैं, और एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के नाम से। ज्वाइंट अकाउंट रहेगा, उसमें मैं प्रेसिडेंट रहूंगा, एक सेक्रेटरी हो जाएगा, एक ट्रेजरर हो जाएगा, एक एक्टिव मेंबर हो जाएगा, कुछ भी दे दिया उन लोग को, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। और बैंक अकाउंट ज्वाइंट नेम से खुलेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, उसके नाम से एक बैंक अकाउंट खोलिए, हम लोग उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे बीइंग अ मेंबर या एज अ शेयर होल्डर। आप उस पैसे से ज़मीन खरीदिएगा, आप उस पैसे से बिल्डिंग बनाइएगा, और उसके बाद ये बिल्डिंग हम लोगों में बांट दीजिएगा। देखिए ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस इज द वे। अब जमीन किसके नाम से? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। फ्लोर जो बने हुए हैं वो किसके नाम से? वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। लेकिन रह उसमें कौन रहा है? इसके मेंबर्स या इस कंपनी के शेयर होल्डर्स। और इन कंपनी के शेयर होल्डर या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को उनकी मेंबरशिप या उनकी शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट प्रॉपर्टी अलॉट कर ली गई थी। अगेन दिस इज द केस ऑफ द ट्रांसफर, अगेन दिस इज द केस ऑफ द ट्रांसफर। इसी को बोला गया any transaction whether by way of acquiring share on by becoming a member of cooperative society, company or other association of person of an agreement or arrangement in any other manner which has the effect of, जिसका ultimate impact होता है transferring or enabling the enjoyment of immovable property, that's it। अब समझ में आई बात आपको? तो ट्रांसफर की डेफिनेशन छोटी मोटी नहीं है। पहला, सेल एक्सचेंज और रिलिक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ रेट देयरइन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, compulsory acquisition under in law, maturity or redemption of zero coupon bonds, सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड द लास्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी फ्रेम करके शेयर होल्डिंग या मेंबरशिप के अगेंस्ट प्रॉपर्टी को अलॉट कर देना इज आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। जी, तो इतने होते हैं ट्रांसफर, इतने तरीके हैं ट्रांसफर के। आगे चलें। अच्छा, अब आते हैं मजेदार, आपके सामने एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक
बंदा था जिसका नाम था और ये बड़ा गरीब आदमी था। 2 मिनट के लिए अब मैं कहानी में मिर्च मसाला लगा कर बताऊंगा। ये बड़ा गरीब आदमी था। एक दिन इसने सोचा कि इस जलालत भरी ज़िंदगी से, गरीबी वाली ज़िंदगी से जीने से अच्छा है अपनी कब्र खोदो और मर जाओ। इसने फावड़ा उठाया और दे दनादन अपने घर के खेत में लगा कुदाल और फावड़ा चलाने। थोड़ी देर फावड़ा चलाया, कब्र बनाते बनाते अचानक आवाज़ आई, टन। उसने निकाला तो इतना बड़ा बर्तन निकला, पुराने ज़माने का। उसको खंगाला तो उसमें कटोरी, थालियाँ, चम्मच, वो भी सोने और चांदी की, नहीं, चांदी की। ओके। उसने ये देखा कि चांदी के बर्तन, उसने उठाए वो बर्तन, अब जिंदगी से लगाव हो गया। दौड़ा दौड़ा गया मार्केट और उसने बेचा, खाया, पिया, पचाया। तब तक नोटिस आ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, भाई आपने चांदी बेची है, टैक्स दो इस पर। उसने क्या प्ली दिया ढंग से सुने। उसने कहा, दिस वॉज माई पर्सनल इफेक्ट, और पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होती, और कैपिटल एसेट ना हो तो ट्रांसफर पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब डिपार्टमेंट अपना सर पकड़ करके बैठ गया। उसने कोर्ट केस तक पहुंचा, उसने टैक्स लगाया, केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बात तो ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, वही ये पर्सनल इफेक्ट है, क्योंकि ये थाली, चम्मच और कटोरी के फॉर्म में निकला है, वो भी चांदी का है। एंड दिस इज द कस्टम इन आ हिंदू कल्चर। इंडियन कल्चर में ये हमारा कस्टम है कि जब भी दिवाली वगैरह होता है तो हम लोग भगवान के ऊपर भोग चढ़ाते हैं, तो एक चांदी की थाली, चम्मच, कटोरे रखते हैं, और ये कस्टम और ट्रेडिशन आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो सामने वाले ने ये काउंटर अटैक किया डिपार्टमेंट ने, भाई थाली में कौन खाता है, चांदी की थाली में डेली डेली खाना खाना। तो कोर्ट ने कहा, ये किसने कह दिया कि पर्सनल इफेक्ट होने के लिए डेली डेली खाना जरूरी होता है? साल में एक बार यूज, 2 साल में एक बार यूज, दैट इज मोर देन, ये कौन नंबर ऑफ फ्रिक्वेंट पे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। आपने एक बार कपड़ा पहना, डेली डेली पहनो, आप महीने में एक बार पहनो, साल भर में एक बार पहनो, एक बार पहन के फेंक दो, तब भी वो आपका पर्सनल इफेक्ट है। बात तो सही है। तो उसको उसने माफ किया, यानी वो दांत दिखाकर चला गया, बनारसी लाल कटारी का साहब। अब ये बात फैलते फैलते एक एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी थे। अब इनको भी पता चला कि कुछ ऐसा केस हुआ है बनारसी लाल कटारी का के साथ। उसने तुरंत बड़ी सी चाबी उठाई, दरवाजा खोला और उसमें से सोने चांदी के सिक्के, बर्तन सब उठाया और बैग में डाला और बेच करके पैसा ले लिया। उसके पास भी नोटिस आई डिपार्टमेंट की, भाई महाराजा साहब, आपने ये जो सोने चांदी के सिक्के बेचे हैं ना, कैपिटल गेन दो। उसने कहा, नहीं, ये तो मेरा पर्सनल इफेक्ट है। डिपार्टमेंट ने कहा, चल बेटा तू भी। सुप्रीम कोर्ट तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है भाई साहब, महाराजा साहब, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है। उसने कहा, ये कौन सी बात हुई, जो वहाँ केस था बनारसी लाल कटारी का, वहाँ तो आप कह रहे थे पर्सनल इफेक्ट है। उसने ये प्ली दिया था कि हमारे पूर्वज जो थे, फो फादर्स जो थे, वो भगवान को भोग लगाया करते थे, और ये हमारा कस्टम है। हमारा भी कस्टम है कि हम लोग हर साल सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी के सिक्कों में भगवान को चढ़ाते हैं, ये पर्सनल इफेक्ट है। तो कोर्ट ने करना, वहां का केस अलग है, वहां चांदी के बर्तन थे, फर्स्ट थिंग सिल्वर यूटेंसिल्स थे, एंड दैट इज आवर कस्टम। गोल्डन, गोल्ड के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको आप कैसे कस्टम कह सकते हैं, ये कहाँ का कस्टम है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सोने चांदी के जो आपने वो जो सिक्के क्वाइंस बेचे हैं पुराने जमाने के, तो उसका पर्सनल इफेक्ट कैसे आप साबित करेंगे? उसको आप पर्सनल यूज कैसे कर सकते हैं? सिक्कों को कौन यूज करता है भाई पर्सनल? चांदी के बर्तन होते हैं तो यूज समझ में आता है, सिक्कों का कौन सा यूज होता है? और तीसरी बात, चलो ये भी 2 मिनट के लिए किनारे करते हैं, आप महाराजा ठहरे, ये पैसा आपका कहाँ है?
ये तो लैंड रेवेन्यू के नाम पर आपके पूर्वजों ने वसूल किया था, लोगों से छीना था, छीना ही कह सकते, टैक्स लगाया था, वो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। तो तीन तीन प्रॉब्लम्स आ गई, एक नहीं तीन। पहला ये कि उसका केस था चांदी के बर्तन, आपके केस सिक्कों से आते हैं और गोल्ड यूटेंसिल से भी हैं। आप उनका पर्सनल इफेक्ट प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। और तीसरा कि ये आपका पैसा आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ये आपके पैसे हैं। लैंड रेवेन्यू के नाम पे टैक्स आपके फोर फादर्स ने वसूले थे, तो कुल मिलाकर उनके ऊपर टैक्स लग गया। और वो राजा थे ये एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी। और ये था केस आपका सीआईटी वर्सेस बनारसी लाल कटारी का, और दोनों केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के। ओके, अब आप पढ़ लेंगे इसको, बिल्कुल ठीक है। गोल्ड यूटेंसिल्स आर नॉट पर्सनल इफेक्ट्स एंड आर कैपिटल एसेट। इट इज ट्रेडिशन इंडियन फैमिलीज टू यूज सिल्वर यूटेंसिल्स। अब बात समझ में आई, तो इसलिए दोनों में फर्क है। एक और केसला हम आपको आज ही का सुनवा देते हैं, सुना देते हैं, अनारकली सारा भाई। अनारकली सारा भाई का केस क्या था कि भाई अनारकली डिस्को चली। तो अनारकली सारा भाई के केस में क्या था कि इसने ना अपने प्रेफरेंस शेयर, मान लो अनारकली सारा भाई के पास एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर इसके पास थे और इसने 100 रुपए में खरीदे थे। आज वो इन प्रेफरेंस शेयर को ट्रांसफर कर रही है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ये कंपनी वापस रिडेम्पशन कर रही है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कंपनी शेयर वापस ले रही है और इसको पे बैक कर दे रही है इसका पेमेंट। अब 100 के बदले 100, 100 के बदले 110, 100 के बदले 90, दैट इज अनदर मैटर। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मेरी ही कंपनी के शेयर आपने लिया और मैं ही अपनी शेयर वापस खरीद ले रहा हूँ, मैं कंपनी हूँ। तो इसको हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपने अकाउंट्स में भी सुना होगा, एक कंपनी शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और प्रेफरेंस शेयर को वापस बाय बैक करती है, तो इसको हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो क्या ये प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर हो गया? सर कंपनी अपना ही ले रही है, ट्रांसफर कम हो गया, बिकॉज अनारकली के लिए ये कैपिटल एसेट थी क्या? अरे बोलो ना, कनारकली कनारकली बल बोलो, क्या अनारकली के लिए ये कैपिटल एसेट थी क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि ना तो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ना तो ये पर्सनल इफेक्ट है, ना तो ये स्टॉक इन ट्रेड है, ना तो ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, ना तो ये नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, ना तो ये स्पेशल बियरर बॉन्ड है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है। और अगर ये कैपिटल एसेट है प्रेफरेंस शेयर, तो ये जब वापस पे बैक किया है, कंपनी ने वापस खरीदा है, तो इसका मतलब अनारकली ने अपने राइट्स को गिव अप किया है। और ट्रांसफर की डेफिनेशन में साफ साफ था ना, relinquishment, extinguishment of right therein. Yes sir. ये where preference shares are redeemed by the company, the shareholder has to abandon or surrender his rights in its share. relinquishment, extinguishment of right therein हो गया, यहां पर ट्रांसफर मान लिया जाएगा। तो redemption of preference share is the case of the transfer of a capital asset. okay. आज मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। मेन चीज़ जो हमको बतानी थी, आपके दो चीज़ें बतानी थी। पहला आपके साथ डिस्कस करना था कैपिटल एसेट क्या होता है, और दूसरा ये बताना था ट्रांसफर क्या होता है, और चार्जिंग सेक्शन अब आपका क्लियर है। हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, देखिए बहुत तेजी से अब बढ़ेगा टॉपिक। जब हम लोग नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे, मैं यहाँ पर हिंट दे दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट सेशन में ये छोटी मोटी चीज़ों की दिक्कतें ना आए, क्योंकि हम डायरेक्ट एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन से, सेक्शन 46 एंड 47, जो आपको थोड़ा बीमार करेगी। और बस यही, जहां पर आपने ये दो, फिलहाल सेक्शन केवल 47 आपने जहां कंप्लीट किया, आपके इस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। इंटरकनेक्टेड सारे सेक्शन एक दूसरे के साथ रहेंगे, बट इज एज एंड व्हेन वी विल कंप्लीट आवर सेक्शन 47 एंड इट विल टेक कंप्लीट 2 सेशंस ऑफ आवर्स। ये टोटल हमारे 2 सेशंस कवर अप करेगा। सेक्शन 47 इटसेल्फ विल कंज्यूम 2 सेशंस। तो हमारे 2 लेक्चर आने, सॉरी, केवल सेक्शन 47 से रिलेट करेंगे। ये केवल सेक्शन 47 से रिलेट करेंगे, ये 2 सेक्शन।
अब तो समझ में आया। दो सेशंस। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जब हम कैपिटल गेन पढ़ते हैं ना, तो कैपिटल गेन में आप लोगों को जो याद रखना है कि ये दो तरह की कैपिटल गेन होती है। या तो ये कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं केवल आज आपके दिमाग में छोटी मोटी चीज़ें डाल रहा हूँ, ये ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट सेशन में तो डिस्कस करेंगे ही जब चलेगा। ये दो तरह के कैपिटल गेन अराइज होते हैं जब आप किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं ना, तो या तो वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होता है या तो लॉन्ग टर्म होता है। नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो अप टू 36 मंथ तक नॉर्मली वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। यानी अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। देयर वॉज एन एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एंड दिस इज द गेन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव यानी लॉस भी हो सकता है। इन द सेम वे, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और इसको ट्रांसफर आप कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। था क्या मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और अब क्या अराइज हुआ, गेन। दोनों में फर्क समझिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। कब कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है, इसके लिए डिफाइन किया गया है सेक्शन 242 ए में। हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट मतलब जब आएगा टाइम इसका, तो ये याद रखें, ये नॉर्मली 36 मंथ्स का होता है। नॉर्मली 3 डेट्स आपको मिलेंगी, 36 महीने, 24 महीने और 12 महीने। कुछ एसेट्स को अगर आप एग्जैक्ट 36 महीना रखेंगे ना, तो वो शॉर्ट टर्म होगी। जैसे ही 36 महीना एक दिन हुआ, ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गई। कुछ एसेट ऐसी है जिनके लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीना, आपने कोई एसेट खरीदी 24 महीने तक आपने रखा, अगर उसके लिए 24 महीना दिया है तो अब देखेंगे किस एसेट्स पर 24 महीने, किस एसेट्स पर 12 मंथ्स और किस एसेट्स पर 36 मंथ। अगर किसी एसेट्स की होल्डिंग पीरियड के बारे में दिया है 24 मंथ्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, होल्डिंग पीरियड 24 महीने तक है और एग्जैक्ट 24 मंथ्स तक मैंने उसको होल्ड किया और सेल कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। 24 मंथ्स 1 डे अगर मैंने उसको होल्ड करके ट्रांसफर कर दिया, तो इट मींस इट्स अ केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स डिफाइन किया गया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो एग्जैक्ट 12 मंथ्स तक अगर मैंने होल्ड किया, तो इट्स अ केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। 12 या उससे नीचे, जहां 12 मंथ्स 1 डे कर दिया, तो हमारा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इन फ्यूचर लेक्चर्स विल सी दैट ऑन व्हाट एसेट्स the period of holding is defined 36 months, 24 months और 12 months. Is it clear? तो हम लोग देखेंगे, तो जो एसेट शॉर्ट टर्म नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म। चलिए ये सब देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक और चीज सीखेंगे इसमें, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटेशन होता है कैपिटल गेन का। कैसे कंप्यूटेशन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जब आप बुक्स वगैरह खोलेंगे ना, तो वहां लिखा है सेल कंसिडरेशन। आई डू नॉट एग्री विद दैट सेंटेंस। द करेक्ट सेंटेंस मस्ट बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
सेल कंसिडरेशन, भाई सेल एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफर मींस कुछ भी, सेल एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, मैच्योरिटी और एडमिशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 53A, और लास्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के शेयर होल्डर और मेंबरशिप के अगेंस्ट अगर कोई प्रॉपर्टी अलॉट की जाती है तो वो भी आता है। अरे भाई ट्रांसफर में कई चीजें आती हैं, केवल आप सेल कंसिडरेशन कैसे लिख सकते हैं, मेरी बात समझो, सेल कंसिडरेशन थोड़ी आएगा, एक्सचेंज भी तो आता है, रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट भी तो आता है, तो इसीलिए विल ट्राई टू यूज द वर्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ओके, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने इसको कितने में एक्वायर किया था वो लिखना पड़ेगा। मान लो मैंने कहा 100 रुपए की एसेट को आपने 500 में बेचा, 500 में बेचा, खरीदा कितने में था 100 में, तो फायदा कितना हुआ 400, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स क्या है, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 100 रुपए में, इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, तो क्या ये इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं, यहाँ एक बिल्डिंग खरीदी थी 1 फ्लोर की, बाद में मैंने इसमें एक और फ्लोर ऐड कर दिया, तो इंप्रूवमेंट हुआ ना, वो भी तो आपका खर्चा है। मान लो आपने एक फ्लोर सिंगल फ्लोर का था, फर्स्ट फ्लोर था उसमें, ग्राउंड फ्लोर था, और ये आपने खरीदा था 100 रुपये में, बाद में आपने इसको बना लिया 150 रुपये और खर्च के फर्स्ट फ्लोर बना लिया, अब आप इसको बेच रहे हैं 500 में, तो बचाओ फायदा कितना हुआ सर 250, वो तो आप खुद ही बोल रहे हैं, तो हमने तो 500 में से 100 माइनस किया, अभी 150 और माइनस करना है ना। हाँ सर, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसको आप माइनस कर दो। ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जिसको हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस ना लिखकर बोलेंगे एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन connection with such transfer। जो खर्चा होता है ना, इसको अगर आप माइनस कर लो तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल गेन। ये आपका कंप्यूटेशन का तरीका है कैपिटल गेन को, ठीक है ना, ये नोट में करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके दिमाग पे ये हिंट इसलिए दिए हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ फ्यूचर में चल करके हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी पढ़ना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी पढ़ना है। शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन कैसे होगा, लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन कैसे होगा, एक नॉर्मल फॉर्मेट जो है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का, आई हैव गिवन इट टू यू राइट नाउ, बट यस इन फ्यूचर विल सी दैट कि ये सेक्शन 242A क्या है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को कैसे डिफाइन किया गया है, और साथ ही साथ कंप्यूटेशन के केस में ना आपको सेक्शन 48 और इसके कई प्रोविजो तैयार करने पड़ेंगे, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो, फोर्थ प्रोविजो, फिफ्थ प्रोविजो, सिक्स्थ प्रोविजो, सेवेंथ प्रोविजो, ये सब देखने पड़ेंगे, एंड ऑल दोज प्रोविजो आर बिलोंगिंग टू दिस वन कंप्यूटेशन इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं केवल इतने में खत्म हो गया, जब हम कंप्यूटेशन पढ़ेंगे तो नियर अबाउट हाफ लेक्चर तो मेरा केवल कंप्यूटेशन का तरीका बताने में लग जाएगा। बात समझ में आई? टैक्स रेट्स बताने में आपका पूरा टाइम जाएगा मेरा, जो टैक्स रेट्स बताऊंगा कि क्या 20% कब लगेगा, 10% कब लगेगा, शॉर्ट टर्म पर कितना टैक्स रेट लगेगा, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें डिफाइन की जाएंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो रही है, नहीं लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, लेकिन हाँ बीच में कोई केस अब क्लास स्किप नहीं करें, जैसे अभी तक अगर 2 सेशन आपके हुए तो दोनों सेशंस को रिवाइज कर लें। मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, सेक्शन 45 की डेफिनेशन, चार्जिंग सेक्शन बताया, सेक्शन 214 बताया, 247 बताया, उसके बाद 3 केस लॉस बताया, दैट्स इट। मैंने अभी तक इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं बताया 2 सेशंस में। नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद सेक्शन 47। तो सेक्शन 46 2 मिनट लगेगा, सेक्शन 46 और 47 नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट हो जाएगा और अगले उसके सेशन तक 47 चलेगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।